गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्वसन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र। तो बच्चों, एक कोशिकीय जीवों में या फिर विकसित प्राणियों में जो भोज्य पदार्थ होता है या ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए परिवहन तंत्र पाया जाता है। यानी जो जीव होते हैं उनके अंदर एक तंत्र होता है जो बाहर की ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और जो उत्सर्जी पदार्थ है वो शरीर के बाहर निकालता है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं, या फिर कहें कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को हम लोग दो तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं या फिर किया जाता है। परिवहन तंत्र को बच्चों परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं, कोई अलग अलग बात नहीं है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र बच्चों दो भागों में विभाजित है। ये पहला तंत्र है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र। तो जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसको भी हम तीन भागों में विभाजित करेंगे: रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियों को बच्चों हम लोग रक्त नलिकाएं भी कहते हैं, जैसे धमनी या फिर शिरा। एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, रक्त नलिकाएं या फिर इनको हम रक्त वाहिनियाँ भी बोलते हैं। हमारे शरीर में बच्चों परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं: धमनी, शिरा और केशिकाएं। पहले देखेंगे धमनी। ये रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं धमनी कहलाती हैं। यानी ये वे वाहिकाएं क्या हैं बच्चों? छोटी छोटी पाइप हैं, छोटी छोटी नलियां हैं जो आपके शरीर में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो वे रक्त वाहिकाएं या नलियां जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, जैसे महाधमनी, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट आता है बच्चों शिरा। वे रक्त वाहिकाएं या नलिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेके आती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं, जैसे महाशिरा, फुफ्फुस शिरा आदि। तीसरा आता है बच्चों केशिकाएं। ये रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं वो केशिकाएं होती हैं। इनको बच्चों अंग्रेजी में हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत ही पतली ये होती हैं जो कि धमनी और शिरा को आपस में मिलाती हैं। तो ये तीन प्रकार की नलियां होंगी बच्चों, नलिकाएं: धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी और शिरा में अंतर क्या है? हैं तो दोनों नलिकाएं, लेकिन अंतर क्या है ये देखेंगे। तो पहला अंतर है धमनी और शिरा में कि इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। यानी कि जो रुधिर है यानी कि जो ब्लड है वो आपके हार्ट से दूसरे एरिया में आपके शरीर के दूसरे अंगों तक ये जाता है। लेकिन जो शिरा होती है वो क्या करती है? ये रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। यानी इनमें जो है वो रक्त किधर की ओर बहेगा? हृदय की ओर बहेगा। धमनी में हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। यानी कैसे बहेगा? रुक रुक कर बहेगा धमनियों में। शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एकसी होती है। कैसी होती है? एक सी होगी। लेकिन जो धमनी होती है इनमें बहुत तेज होता है, इसलिए इनमें कुछ ऐसे वैल्व पाई जाती हैं जो रक्त को रुक रुक कर बहाने के लिए मददगार होता है। धमनी में इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी, पेशीय और लचीली होती हैं। लेकिन जो शिरा है बच्चों, इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। पेशीय स्तर पतला होता है शिरा में। धमनी में बच्चों पल्मनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बह होता है। यानी
दो तरीके की धमनी होती है, एक तो सामान्य धमनी, दूसरी होती है पल्मोनरी धमनी। जो पल्मोनरी धमनी होती है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर नहीं होता है, लेकिन जो अन्य धमनियाँ होती हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, यानी कि वो शुद्ध रुधिर होता है, और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर होगा। उसी तरीके से पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। पांचवा है, धमनियों में कपाट नहीं होता है, शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होता है। धमनी ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। कहाँ पे होंगी? एकदम पास में त्वचा के होंगी। तो ये तो था बच्चों शिरा और धमनी के बीच में अंतर। ये बहुत पूछा जाता है, आपको इसे याद करना है। अब देखेंगे कि रक्त क्या है। तो रक्त बच्चों, रक्त में दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं। देखिए, एक तो रुधिर कणिका, एक दो तरीके के अवयव पाए जाते हैं रक्त में। एक तो ठोस अवयव होता है, दूसरा द्रव्य अवयव होता है। यानी कि जब अगर आप रक्त को छानेंगे तो जैसे छन्नी में जैसे आप चाय छान लेते हैं तो नीचे चाय आ जाती है, ऊपर जो आपका जो है चाय पत्ती आ जाती है। उसी तरीके से रक्त में भी ठोस अवयव अलग होता है और द्रव्य अवयव अलग होता है। द्रव्य अवयव को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, बहुत नाम आपने सुना होगा। और दूसरा है ठोस अवयव जिसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं। बच्चों रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। पहले देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं बच्चों, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। ये यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये क्या करती हैं? आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तीसरा आता है बच्चों रक्त प्लेटलेट्स। तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने कभी नाम सुना होगा, जैसे किसी को डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स गिरने लगी हैं। ठीक है, तो ये वही प्लेटलेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रक्त में। नेक्स्ट आता है बच्चों द्रव्य अवयव, इसमें प्लाज्मा होता है। तो ये प्लाज्मा क्या होता है? ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन होता है और अजैविक खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। तो रक्त या फिर रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है जो कि सभी ऊतकों को सभी कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। रुधिर के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रखा है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा क्या है। तो ये रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है और ये बहुत ही पतला होता है, साफ होता है, लेकिन जब आप उसको छुएंगे तो चिपचिपा होगा लेकिन पारदर्शी होता है, यानी आप इसके आर पार देख सकते हैं। ये रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। स्वयं प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जो होता है वो जल होता है। शेष भाग कैसा होगा? 10% भाग में क्या क्या उपस्थित होंगे? एक तो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे। अकार्बनिक पदार्थों में बच्चों प्रायः क्या पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट तथा आयोडाइड आदि लवण होते हैं जो कि सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं। ये ऐसे ही उपस्थित नहीं होते, ये किस रूप में होंगे? आयंस के रूप में होंगे। ठीक है, ये ही रुधिर को हल्के क्षारीय
बनाए रखते हैं। कभी कभी अगर आपके ब्लड निकल जाता है और धोखे से अगर आपके मुंह में चला जाता है तो इसका हल्का सा नमकीन आपने देखा होगा, इसका जो टेस्ट होता है कैसा हो जाता है, नमकीन। तो किसके कारण, ये इन्हीं आयंस के कारण होता है जो इसको क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग जो है रुधिर कणिकाएं होता है। ये प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो पहले देखेंगे लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC। लाल रुधिर कणिकाएं, इनको इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती। कशेरुकी जंतु कौन से होते हैं बच्चों? ये वे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, केंद्रक रहित यानी कि केंद्रक नहीं होती हैं। इसके जो RBC होते हैं इनमें केंद्रक नहीं होता है। डिस्क की भांति तथा दोनों ओर से पिचकी होती हैं। अगर आप जैसे बॉल को दोनों तरफ से पिचका दो तो बिल्कुल ये लाल रुधिर कणिकाओं का रूप ले लेंगे। लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन की बनी रंगा होता है। रंगा यानी कि ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके कारण जो है RBC का लाल रंग होता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है बच्चों? तो अगर 1 नंबर के प्रश्न में आता है, 2 नंबर के प्रश्न में आता है तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। दूसरा है बच्चों, ये ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है, यानी कि इसका जो है प्रेम किससे ज़्यादा है? ऑक्सीजन से है। जब ऑक्सीजन होगा तो ये उसके साथ चिपक जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। फिर आता है बच्चों श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? WBC कहेंगे। ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है, यानी इनकी जो संख्या होगी कैसी होगी? कम होगी। इनमें कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए इनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसका कार्य क्या है बच्चों? ये हमारे शरीर में बाहरी तत्वों या संक्रमण से लड़ती है। जैसे कि कोई भी अगर आपके अंदर बीमारी आती है या बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है WBC का हो जाता है। ये एक तरीके से सोल्जर्स होते हैं, आर्मी मैन होते हैं। ये लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बाहरी जो भी बीमारी है या जीवाणु या कीटाणु आपके अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो उनसे लड़ने में ये सहायता देते हैं और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लेटलेट्स। ये केवल स्तनियों के रुधिर में ही पाए जाते हैं। स्तनियों यानी कि जो स्तनधारी हैं, वे अति सूक्ष्म, संकुचनशील, गोल तथा केंद्रक रहित होती हैं और इनका जीव द्रव कणिका युक्त होता है। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का बना देती हैं। जैसे कि आपने देखा कभी आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले तो ब्लड जो है हल्का सा कम होने लगता है निकलना, उसके बाद धीरे धीरे उसमें खुंट बंध जाता है, यानी कि पपड़ी बन जाती है ब्लड की। तो ये किस कारण होता है? और जब पपड़ी बन जाएगी तो ब्लड आपका बाहर नहीं निकलेगा। ये किस कारण होता है? ये प्लेटलेट्स के कारण होगा। ठीक है। तो थक्का बनाने का कार्य किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। अब देखेंगे रुधिर के कार्य क्या हैं। बहुत आता है बच्चों आपके एग्जाम में। तो पहला कार्य है रुधिर द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़ों को जाती है। यानी रुधिर का कार्य क्या है कि फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से कहाँ तक ले जाना? फेफड़ों तक ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है रुधिर
द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन उत्सर्जी अंगों तक ले जाना है। जो आपके शरीर में जो जब पाचन हो जाता है उसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उसको परिवहन के द्वारा कहाँ तक पहुँचाना, उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाना, ताकि आपके शरीर से वो बाहर निष्कासित हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोषक पदार्थों का परिवहन भी छोटी आंतों से यकृत को और वहाँ से विभिन्न अंगों को रुधिर द्वारा ही पहुँचाता। यानी कि पोषक तत्व जो हैं वो परिवहन, उसका भी परिवहन होता है। तो वो क्या होता है, छोटी आंतों से कहाँ, छोटी आंतों से यकृत को और उसके बाद वहाँ से विभिन्न अंगों को रुधिर द्वारा ही पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट है, इन सब के अतिरिक्त हार्मोन्स, स्रावी पदार्थ तथा विषैले पदार्थों का परिवहन भी रुधिर द्वारा ही होता है। जो आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स बनते हैं या जो भी पदार्थ आपके शरीर में बन रहे हैं या विषैले पदार्थ बन रहे हैं, उन सब का जो परिवहन है, परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इसको ले जाने का कार्य जो है कौन करता है, वो रुधिर ही करता है। नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न अंगों में ऊष्मा का वितरण करके उनमें समान ताप क्रम बनाए रखने का कार्य भी रुधिर का ही होता है। कैसा होता है, रुधिर का ही होता है। जो आपके शरीर में जो तापमान है, नॉर्मल जो आपके शरीर का टेम्परेचर रहता है, वो किसका कार्य है, वो रुधिर का ही है। नेक्स्ट है, रुधिर में उपस्थित श्वेत कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर देती है। यानी जो हमारे शरीर में, अभी मैंने आपको बताया कि बाहर से जो आए हुए कोई भी जीवाणु या कीटाणु या बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको ये जो WBC है या श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से रुधिर शरीर की रक्षा भी करता है। शरीर के ऊतकों में टूटी फूटी कोशिकाएं या मृत कोशिकाएं रुधिर द्वारा यकृत तथा प्लीह में पहुंचाई जाती हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है या कोशिकाएं मर जाती हैं तो वो रुधिर के द्वारा कहाँ पहुंचाई जाएंगी, यकृत में पहुंचाई जाएंगी या प्लीहा में पहुंचाई जाएंगी। प्लीहा भी आपके शरीर का एक अंग है जहाँ इनका भक्षण होता है। भक्षण यानी कि इनको मारा जाता है। इस प्रकार रुधिर शरीर की सफाई भी करता है। शरीर के टूटे फूटे ऊतकों तथा घावों आदि को ठीक करने का श्रेय भी रुधिर को ही होता है। यानी कि जब आपके शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है या घाव हो जाता है तो उसका कार्य भी कौन कर रहा है, रुधिर कर रहा है। मेनली आपके प्लेटलेट्स। रुधिर शरीर में भ्रमण करता है, ठीक है, इसलिए वह एक अंग से दूसरे अंग का संपर्क बनाए रखता है। यानी कि आपके शरीर में कौन इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, ये है रुधिर, और इसी वजह से ये संपर्क भी बनाया रहता है। चोट आदि लगने पर ये जमकर और अधिक रुधिर निकलने से रोकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, थक्का बना लेता है, पपड़ी बन जाती है, इससे आपके शरीर से बाहर ज़्यादा ब्लड नहीं बह पाता है। अब देखेंगे लिम्फ क्या है या फिर लसिका, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लसिका एक स्वच्छ रंगहीन यानी कोई रंग नहीं होता तरल पदार्थ होता है जो रक्त कोशिकाओं की दीवार से बाहर आ जाता है। कैसे आएंगे, जो रक्त कोशिकाएं हैं उनकी दीवारों से ये बाहर आ जाता है और तमाम ऊतक गुहाओं को तर किए रहता है। तर यानी कि उन्हें नमी प्रदान किए रहता है। इसकी रचना रक्त जैसी होती है, परंतु हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ये लाल नहीं होता है यानी रंगहीन होता है। ये ऊतक से हृदय की ओर बहता है। किस ओर बहेगा, ऊतक से हृदय की ओर लसिका बहती है। लसिका तंत्र के कार्य क्या हैं? पहला कार्य है पोषी पदार्थों, गैस, हार्मोन आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है? कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ऊतकों से हानिकारक व उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाना है, ठीक, क्योंकि ये रक्त ही संपर्क बनाए लसिका ही संपर्क बनाए हुए है रक्त और ऊतकों के बीच में। तो ये क्या करेगी, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं या जो हानिकारक पदार्थ है ये ऊतक तक, रक्त तक पहुंचाते हैं। लसिका गांठों द्वारा लसिकाणुओं का निर्माण होता है जो कि जीवाणुओं का भक्षण करके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करेंगे, आपके शरीर में जो जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर चुके हैं उनका भक्षण करेंगे और आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। आंत्र में लसिका केशिका जालक पाया जाता है। ये वसा के अवशोषण में
सहायक है। अब देखेंगे बच्चों लसिका और रक्त में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों तरल पदार्थ है, दोनों जो है पदार्थ एक जगह से दूसरे के ले जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है बच्चों। तो पहला अंतर ये है कि ये लसिका तंत्र का निर्माण करता है और जो रक्त होता है ये परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, लसिका इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं और रक्त में आरबीसी पाई जाती हैं। लसिका का रंग नहीं होता है इसलिए रंगहीन होता है और रक्त लाल रंग युक्त होता है। लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, रक्त में जो है लसिका से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है बच्चों, रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम पाई जाती है और लसिका की तुलना में ऑक्सीजन अधिक पाई जाती है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा पाई जाएगी और लसिका में ऑक्सीजन कम होगी। नेक्स्ट है, यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है और इधर रक्त में यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, यानी कैसा होगा, बहेगा। अब देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके परिसंचरण तंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका आता है हृदय। हृदय आपने जानते ही हैं हृदय क्या है, सबने नाम सुना होगा। अब इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में देखेंगे कि आपके शरीर में कहाँ उपस्थित होता है। तो इसकी स्थिति देखेंगे कि मनुष्य का हृदय जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा यानी कि आपके डायफ्राम के शरीर में डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जो आपके शरीर को दो भागों में विभाजित करता है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला। तो जो वक्ष गुहा होता है वो डायफ्राम के ऊपर होता है, तो वहाँ पे ही आपके जो हृदय उपस्थित होता है। यह एक पतली दोहरी झिल्ली में बंद रहता है, ठीक है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी कि जो हृदय होता है बच्चों, ये एक दोहरी झिल्ली से ढका होगा, बंद होगा, जिसको आप हृदय आवरण कहेंगे या फिर इसको वैज्ञानिक भाषा में या बायोलॉजिकल के टर्म्स में इसे पेरिकार्डियम कहेंगे। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। यानी जब दो झिल्ली होंगी तो चिपकी नहीं होंगी, उनके बीच में एक तरल पदार्थ होगा जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। ये हृदय को बाहरी धक्कों से बचता है। कभी कभी आप गिर जाते हो या आपको चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हृदय को क्षति ना पहुँचे, इसलिए उसको कोई धक्का ना लगे, इसलिए ये पेरिकार्डियल द्रव्य उसमें उपस्थित होता है। अब देखेंगे बच्चों हृदय की बाह्य रचना क्या है। तो हृदय की बाह्य रचना देखिए, मैंने आपको चित्र में इधर दिखा रखा है कि हृदय की ये बाह्य रचना है। महाशिरा आप देख रहे हैं, इधर पल्मनरी धमनी देख रहे हैं, कोरोनरी धमनी है, पश्च महाशिरा है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो मनुष्य का हृदय गहरे लाल रंग शंक्वाकार पेशीय अंक होता है। शंक्वाकार यानी कि शंख के आकार का होगा और किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। इसमें 4 वेश्म होते हैं। वेश्म यानी कि कमरे होंगे, यानी कि घर होंगे, सॉरी घर नहीं कमरे होंगे। ठीक है, इसके आगे के चौड़े भाग को अलिंद भाग कहते हैं या फिर इसको ऑरिकल कहेंगे और पीछे के भाग को निलय कहेंगे या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। अलिंद व निलय एक पट यानी कि दरवाजे, जो पट क्या होगा, दरवाज़ा, सेप्टम द्वारा दाएं और बाएं अलिंद व निलय में विभाजित होते हैं। यानी अगर हम ऊपर वाले हिस्से को यानी अलिंद को अगर हम विभाजित करें तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, उसी तरीके से जो निलय है उसको अगर हम विभाजित करें तो दायां निलय और बायां निलय। तो ये किसके द्वारा विभाजित हो रहा है, एक पट के द्वारा, यानी कि सेप्टम के द्वारा विभाजित हो रहा है। अतः मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय। 2 अग्र महाशिराएं शरीर के अगले भाग से तथा एक पश्चिम महाशिरा शरीर के पिछले भाग से अशुद्ध रुधिर लाकर दाएं अलिंद में खुलती हैं। यानी कि ये जो अशुद्ध रुधिर लेकर के जो धमनियां हैं या महाशिराएं कहाँ पे खुलेंगी, ये अलिंद में खुलेंगी, दाएं अलिंद में खुलेंगी। बाएं अलिंद में पल्मनरी शिराएं खुलती हैं जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती हैं। इस प्रकार दाएं अलिंद में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहेगा और बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर एकत्रित होता है। दाएं निलय से एक छोटी नलिका पल्मनरी आयोटा निकलती है। ये शीघ्र 2 पल्मनरी धमनी में बट जाती है और अशुद्ध रुधिर को ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़ों में ले जाती। कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों में ले जाएगी।
बाएं अलिंद से दैहिक महाधमनी नामक एक मोटी नलिका निकलती है। यानी कि बाएं अलिंद से कहाँ क्या निकलेगी, एक दैहिक महाधमनी नामक मोटी नलिका निकलेगी। ये शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हृदय की बाह्य रचना। देखिए पश्च महाशिरा है ना, दिख रही है आपको, और ये महाधमनी है, पल्मनरी धमनी है, फिर ये पल्मनरी शिरा है, कोरोनरी धमनी है। तो ये नीचे के हिस्सा देखिए आप, दिख रहा है आपको बाएं निलय की पेशियां भी आप देख रहे हैं, और इधर देखिए आप हृदय जो है दो झिल्लियों के बीच में ये बंद है। तो ये तो था बच्चों हृदय की बाह्य रचना। अब देखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक रचना में चारों वेश में स्पष्ट दिखाई देते हैं। दाएं अलिंद में 3 छिद्र होते हैं जिनके द्वारा अग्र तथा पश्च महाशिरा खुलती है। इन छिद्रों के बीच एक कपाट, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए दाएं अलिंद में आप क्या देख रहे हैं, दायां अलिंद जो है यहाँ पे आपको 2 छेद दिख रहे हैं। एक तो पश्च महाशिरा का, देखिए दाएं अलिंद में 3 छिद्र होते हैं जिनके द्वारा अग्र तथा पश्चिम महाशिराएं खुलती हैं, और इन छिद्रों के बीच एक कपाट और एक नोड होता है। क्या होता है नोड, यानी कि गांठ जैसी उपस्थित होती है। नोड से हृदय की धड़कन का संचालन होता है। वो क्या करता है, हृदय को कंपन देता है, यानी कि धड़कन संचालन इसका ये करता है। जो बाएं अलिंद होता है उसमें एक तिरछा छिद्र होता है जिसके द्वारा पल्मनरी शिरा खुलती है। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि जो बायां अलिंद है इसमें एक छिद्र होगा जो इसमें जो है पल्मनरी शिरा जो है वो खुल रही है। दायां अलिंद अपने नीचे दाएं निलय में एक अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। यानी कि दायां अलिंद है अपने नीचे निलय में खुलेगा, ठीक है, दाएं निलय में खुलेगा, और ये किसके द्वारा खुलेगा, अलिंद और निलय के छिद्र के द्वारा खुलेगा। इस छिद्र पर एक त्रिविलन कपाट होता है, यानी कि 3 दरवाज़ों वाला एक कपाट होगा, ठीक है, जो निलय की ओर लटकता है, जो ऊपर से नीचे की ओर लटकेगा, ना कि नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लटकेगा। ये कपाट महीन तंतुओं से निलय की भीतरी सतह से जुड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रकार बायां अलिंद भी अपने नीचे बाएं निलय में छिद्र द्वारा खुलता है। उसी तरीके से बायां जो अलिंद है वो निलय में खुलेगा, ठीक। इस छिद्र पर एक द्विविलन कपाट होता है, ठीक है। तो 2 तरीके के कपाट होते हैं हृदय में। पहला जो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, यानी कि जो त्रिविलन जो कपाट होगा, ये किसके किसके बीच में बच्चों खुल रहा है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में खुल रहा है। लेकिन जो द्विविलन कपाट है वो किसके बीच में खुलेगा, ये बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में खुलता है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। और दोनों किस ओर खुलेंगे, निलय की ओर खुलते हैं, ताकि जब जो ब्लड है या रक्त है जब अलिंद से निलय की ओर आए तो वापस ना जा पाए, इसलिए दरवाज़ा जो है वापस जब जाता है तो कपाट बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे आंतरिक संरचना बना करके दिखाया हुआ है कि देखिए जो दायां अलिंद है वो दाएं निलय में खुलेगा और ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा ही खुलेगा, ठीक है। अब देखिए जो बायां निलय है, बायां निलय किसके द्वारा खुल रहा है, बायकस्पिड कपाट के द्वारा बाएं निलय में खुलेगा, ठीक। यहाँ पे बच्चों अग्र महाशिरा के द्वारा जो है पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर जो है दाएं अलिंद में आएगा, उसके बाद ये दाएं निलय में आएगा, उसके बाद ये पश्च महाशिरा से ये हृदय में फेफड़ों में पहुंचेगा, फिर वहाँ से पश्चिम जो फुफ्फुस धमनी है उसके द्वारा जो है जो फुफ्फुस शिराएं हैं वो उसके द्वारा जो है ये बाएं अलिंद में आएगा, उसके बाद ये बाएं निलय में आएगा, उसके बाद ये जो है विभिन्न शरीर के अंगों तक ये रुधिर पहुँचेगा।
अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे या कार्यविधि देखेंगे तो हृदय पंप की तरह कार्य करता है। ये रुधिर को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेजता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा हृदय को पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हृदय पेशियां नियमित रूप से एवं लयबद्ध क्रम से जीवन भर सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन तथा शिथिलन को प्रसारण व अनुशिथिलन कहते हैं। यानी कि जो प्रकुंचन यानी सिकुड़ना उसको सिस्टोल कहेंगे, और जब फैलना यानी कि प्रसारण इसको अनुशिथिलन भी कहेंगे या फिर डायस्टोल कहेंगे। लगातार प्रकुंचन और अनुशिथिलन से हृदय स्पंदन बनती है। यानी कि जब हृदय का पिचकना और फैलना, इसको एक हृदय की धड़कन कहेंगे आप। ठीक है। हृदय की कार्यविधि बच्चों इस प्रकार होगी कि सारे शरीर से अशुद्ध रक्त जो इकट्ठा होकर के अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। उसके बाद दाएं अलिंद संकुचन से यह रुधिर त्रैविलन कपाट से होता हुआ दाएं निलय में पहुंचता है। उसके बाद दाएं निलय से संकुचन पर अशुद्ध रक्त पल्मनरी महाधमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहां से ये ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शरीर को अशुद्ध रक्त एकत्र कर फेफड़ों में पहुंचाने को पल्मनरी परिवहन कहते हैं। शुद्ध रक्त जो है बच्चों पल्मनरी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है। फिर उसके बाद जो बाएं अलिंद के सिकुड़ने पर फेफड़ों से आया हुआ जो शुद्ध रक्त है बाएं निलय में द्विविलन कपाट द्वारा आ जाता है। बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर सिस्टेमिक महाधमनी में चला जाता है, जहां से ये शरीर के विभिन्न अंगों में को जाता है। इस प्रकार फेफड़ों से शुद्ध रक्त एकत्र होकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने को सिस्टमिक परिवहन कहते हैं। यानी कि दो तरीके के परिवहन आपके शरीर में होते हैं, एक तो सिस्टमिक परिवहन और दूसरा होता है बच्चों पल्मनरी परिवहन। ठीक है। इसीलिए बच्चों हमारे शरीर में दोहरा परिवहन तंत्र होता है। तो इसको देखेंगे दोहरे परिवहन तंत्र को। मनुष्य में रुधिर परिवहन में दो परिवहन पथ होते हैं, एक तो फुफ्फुसीय या फिर पल्मनरी परिवहन। इस परिवहन पथ में दाहिने निलय के संकुचन से उसमें भरा अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है। फिर क्या होगा, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को एक जोड़ी फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। ठीक है। फिर आता है बच्चों दूसरा है परिवहन दैहिक या फिर सिस्टेमिक परिवहन। इस परिवहन पथ में बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर दैहिक धमनियों में होता हुआ धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है और शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है। यानी कि जो पश्च महाशिरा है या फिर अग्र महाशिरा है, ये यहाँ पे अशुद्ध रुधिर जो है महाशिराएं जो अशुद्ध रुधिर लेकर के कहाँ पहुँचेंगी, दाहिने अलिंद में पहुँचेंगी। इस प्रकार मानव में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है, इसीलिए यहाँ पे दोहरा परिसंचरण है। ठीक है। तो लेकिन इसका महत्व क्या है, क्यों है हमारे शरीर में? तो दोहरे परिसंचरण में हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। इस कारण हृदय में शुद्ध रुधिर तथा अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं, मिलावट नहीं होगी उनके बीच में। हृदय के दाएं भाग में सारे शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है और यह रुधिर पल्मनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में जाए, क्योंकि वहीं पे उसका ऑक्सीकृत होगा। तो हृदय के बाएं भाग में पल्मनरी शिराओं द्वारा शुद्ध रुधिर आता है और ये कैरोटिक सिस्टमिक चाप द्वारा सारे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। दोहरे परिसंचरण के कारण बच्चों परिसंचरण अधिक प्रभावशाली रहता है। इसके अतिरिक्त दो निलय कक्ष के कारण रुधिर प्रवाह के लिए अधिक दाब उत्पन्न होता है। जब 2 निलय होंगे तो उनमें अधिक दाब भी होगा। ठीक है। इसलिए बच्चों दोहरा परिसंचरण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या फिर महत्व है।
इधर मैंने देखिए साधारण आपको चित्र द्वारा समझा रखा है कि मनुष्य में दोहरा परिवहन। देखिए जो आपका जो दायां भाग है इसमें कैसा रुधिर बह रहा है, जिसमें मैंने आपको मतलब कलर करके नहीं दिखाया हुआ है, इसमें शुद्ध अशुद्ध रुधिर है, और जो बायां भाग है उसमें जो है वो अशुद्ध रुधिर है। ठीक है, तो अशुद्ध रुधिर जो है देखिए 2 बार हृदय से गुजरता है, जो हमारा जो रुधिर होता है 2 बार गुजर रहा है, इसी वजह से इसको हम दोहरा परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे रुधिर दाब क्या है कि जब हृदय रुधिर को दबाव के साथ पंप करता है तब रुधिर द्वारा धमनियों की भित्तियों पर डाला गया दबाव ही रुधिर दाब कहलाता है। यानी कि जब हृदय रुधिर को दबाव के साथ पंप करता है, यानी कि प्रेशर से उसे पंप करके, जैसे आप पानी से जो नल है आपका पानी निकालता है पंप द्वारा निकालता है, उसी तरीके से जब वो पंपिंग करता है, जो हृदय भी हमारा जो है जो रक्त है वो पंप करता है, तो जिस दबाव के साथ वो पंप कर रहा है उसको कहते हैं रुधिर दाब कहते हैं। जब रुधिर द्वारा धमनियों की भित्तियों पर दबाव डाला जाता है तो इसको रुधिर दबाव कहते हैं। और ये किसके द्वारा नापा जाता है? कभी आपने देखा होगा जो डॉक्टर हैं आपके शरीर में एक पट्टी जैसी बांध देते हैं, उसके बाद एक पंप करते हैं, तो ठीक है, तब आपके शरीर का बीपी नापते हैं, यानी कि रुधिर दाब नापते हैं। ठीक, तो उस औजार को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। उसी के द्वारा जो आपका शरीर के बीपी नापा जाता है। ये सामान्य व्यक्ति का जो बीपी होता है वो बच्चों 120 से 80 mmHg होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि कितना बीपी होता है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, तो 120 से 80 mmHg होता है। देखिए मैंने आपको चित्र द्वारा भी समझा रखा है यहाँ पे कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण जो है एक रेखा के द्वारा समझा रखा है। देखिए क्या है, सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं, तो हमने क्या किया, फुफ्फुस शिराओं द्वारा ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो कहाँ पहुँचेगा? बाएं अलिंद में पहुँचेगा। बाएं अलिंद से नंबर 2 देखिए बाएं निलय में पहुँचेगा। बाएं निलय से क्या होगा बच्चों, ये मुख्य धमनी या महाधमनी द्वारा जो है ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो पूरे शरीर के अंग में पहुँचेगा। फिर वहाँ से बच्चों क्या होगा, जो महाशिरा है, जब क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, यानी अनऑक्सीकृत जो रुधिर है वो कहाँ पहुँचेगा? दाएं अलिंद में पहुँचेगा। दाएं अलिंद से ये कहाँ पहुँचेगा? दाएं निलय में पहुँचेगा। दाएं निलय से फिर ये कहाँ पहुँचेगा? फेफड़ों में पहुँचेगा। किसके द्वारा पहुँचेगा? फुफ्फुसीय धमनी द्वारा पहुँचेगा। और इस तरीके से एक पूरा जो है साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे बच्चों पादपों में परिवहन क्या होता है। जैसे मनुष्यों में या फिर कहेंगे जंतुओं में परिवहन होता है, परिवहन जो पदार्थों का परिवहन के लिए एक तंत्र पाया जाता है, उसी तरीके से पादपों में भी है। तो पादपों में परिवहन जो है बच्चों वो उसके लिए 2 प्रकार के आपके अंदर कोशिकाएं हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है बच्चों वो जल और खनिज का परिवहन करता है, और लेकिन जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ का वो परिवहन करता है। तो पौधों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए बच्चों विभिन्न क्रियाओं के लिए जल, खनिज, लवण, भोजन, हार्मोन आदि का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। पौधों में इन पदार्थों के आंतरिक परिवहन हेतु संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक कौन होते हैं? जो ऊतक एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों को संवहन करते हैं, लेके जाते हैं या परिवहन करते हैं, उनको क्या कहेंगे? संवहन ऊतक कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है बच्चों, ये पौधों में एक जटिल संवहन ऊतक होते हैं। ये ऊर्ध्व परिवहन यानी कि वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट यानी ऊपर से नीचे में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या संवहन होता है उसमें सहायक होते हैं। ये जड़ों से पत्तियों तक एक सतत नलिका के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे पाइप होती ना, एकदम सीधी पाइप होती जड़ों से लेकर के पत्तियों तक। ठीक है, जाइलम प्रमुखतः जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। ठीक है, इसलिए जड़ से पत्तियों तक ये उपस्थित होते हैं, सीधी नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लोएम। तो जो ये फ्लोएम है बच्चों,
ये भी पौधों में एक जटिल संवहन ऊतक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ होता है यानी कार्बनिक पदार्थ होगा उसको पौधों के पूरे शरीर में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि जो आपकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, रसोई घर होती है, वहाँ पे खाना बनता है, वहाँ से जब खाना बनेगा तो उसको दूसरी जगह पहुँचाना भी होगा, तो उसके लिए बच्चों फ्लोएम होता है। और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से विभिन्न अंगों तक जो है भोज्य पदार्थ को पहुँचाता है। ठीक, जल व खनिजों का अवशोषण या फिर कहेंगे परिवहन। ठीक है, तो पादपों को मृदा का केशिकीय जल उपलब्ध होता है। यानी कि जो हमारे जो पौधे होते हैं उनको जो जल मिलेगा वो किस रूप में मिलता है, यानी कि जो हमारी जो मिट्टी में जो जल होगा वो मिलेगा, लेकिन किस रूप कौन सा मिलेगा, कैपिलरी वाटर मिलेगा, यानी कि केशिकीय जल मिलेगा। जड़ों की बेलनाकार संरचनाएं व इस पर बड़ी संख्या में उपस्थित मूल रोम जो होते हैं जड़ की सतही क्षेत्र कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि हमारी जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनकी जो सतह होती है उनमें मूल रोम पाए जाते हैं। ये उसकी जो सतह होती है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और इसी के कारण जो है जो जल होता है वो अवशोषित होने में ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित हो सकता है। ये जल के अवशोषण में सहायक होते हैं। मूल रोम की जो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के अंगुली के आकार के प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं, अंगुली के आकार के प्रवर्ध पाए जाएंगे बच्चों। जो मूल यानी कि जड़ की जो कोशिकाओं का सांद्रण बाहरी माध्यम के सांद्रण से अधिक होता है। यानी आप इस तरीके से कहें, यानी जो मूल रोम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो सांद्रता होगी वो ज़्यादा होगी बाहरी वातावरण की कंपैरिजन में। अगर आप देखें तो साथ ही मूल रोम कुछ खनिज आयनों का सक्रिय रूप से अवशोषण कर लेते हैं। सक्रिय रूप से अवशोषित खनिज आयन जब कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो इससे कोशिका का सांद्रण और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कोशिका के बाहर जल का तनु विलयन उपस्थित होता है। यानी कि जब जो कहेंगे कि जो जड़ है उसके बाहर का जो वातावरण है वहाँ पे जो जल है वहाँ पे तनु, उसका जो सांद्रण कैसा होगा, तनु होगा। ठीक है, अतः जल परासरण द्वारा जल की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और किसके द्वारा प्रवेश करेगा, परासरण के द्वारा ये प्रवेश करेगा। जल व खनिजों की आवश्यकता केवल जड़ की कोशिकाओं को ही नहीं होता है, इन्हें पत्तियों तक पहुंचाना आवश्यक होता है बच्चों। इसके लिए सबसे पहले जल को क्षैतिज रूप से गति कर जाइलम तक पहुंचना होता है। कहाँ तक पहुंचेगा, जाइलम तक पहुंचेगा। मूल रोम जड़ के परिधीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, जबकि जाइलम मध्य में उपस्थित होंगे। कहाँ पे होंगे, मध्य में होंगे। जब मूल रोम से बाह्य त्वचा की कोशिकाएं कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम अवयवों तक पहुंच जाता है, इस जल में कुछ लवण भी घुले होते हैं। जड़ों से लेकर तनों की पूरी लंबाई में तथा पत्तियों तक जाइलम वहिनिकाएं एक सतत स्तंभ के रूप में पाई जाती है। स्तंभ यानी कि खंबे के रूप में पूरी होंगी। कैसी होंगी, देखिए आप, मैंने चित्र में आपको बता रखा है कि जो मूल रोम है, मूल रोम से जो है जल प्रवेश करेगा, वहाँ से सीधे जो है कहाँ पहुँचेगा, कॉर्टेक्स के द्वारा। देखिए सतत क्या बना रखा है, स्तंभ बना रखा है, वहाँ से होता हुआ सीधे ये कहाँ पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है जाइलम में। जाइलम के बाद ये सीधे जो है कहाँ पहुँचेगा, फ्लोएम में। ठीक है, इस तरीके से जो है जो जल है उसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में आपके कि पौधों में मूल रोम से जड़ों तक अंदर जाइलम वाहिकाओं का एक चित्र बनाएं तथा जो जल का अवशोषण है किस प्रकार होता है या उसका मार्ग किस तरीके से आप दिखाएंगे, ये आपका पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। जल के अणुओं का संजनन बल यानी कोहेसिव फोर्स उन्हें आपस में एक साथ बनाए रखता है। यानी कि जो अणु होते हैं जल के वो एक साथ जुड़े होते हैं। साथ ही जल जाइलम की भित्ति से भी असंजन बल के कारण चिपका होता है। यानी असंजन बल कौन होते हैं, जब जाइलम से जब
जल के अणु चिपकेंगे तो इस बल को क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहेंगे या फिर असंजन बल कहेंगे। लेकिन जब जल के अणु जल से चिपके होंगे उसे कहेंगे संजन बल कहेंगे। ये दोनों बल जल को पौधों में कुछ ऊंचाई तक चढ़ाने में सक्षम होते हैं। इस बल को मूल दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल दाब कहा जाता है। चित्र में मैंने जैसे आपको दिखा रखा है, तो यही आपको बताना है, मूल दाब। ठीक है। अब बच्चों आता है वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। पौधों में वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी जो हमारी जो पौधे हैं उनके जो वायवीय भाग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वायवीय भाग होता है? पत्ती। उसमें जो जल है भाप के द्वारा या वाष्प के द्वारा जब वो निकलता है, यानी कि जल की हानि होती है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन बच्चों प्रमुखतः रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र यानी कि स्टोमेटा द्वारा होता है, पर्ण सतह द्वारा होता है और वात रंध्रों द्वारा होता है। यानी कि 3 तरीके से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, 3 जगहों से। इसके प्रकार क्या हैं? यानी रंध्रीय, पहला प्रकार होगा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है, स्टोमेटा द्वारा होगा, तो उसे कहेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और जब वाष्पोत्सर्जन पर्ण सतह से होता है, यानी पत्तियों की सतह से होगा, उसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और जब वात रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, तो उसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अभी वाष्पोत्सर्जन होता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है वाष्पोत्सर्जन? तो इसका महत्व है बच्चों कि अतिरिक्त जल का निस्तारण, यानी कि अगर पौधे में ज़्यादा जल पहुंच गया है तो जितनी ज़रूरत है उतना उसके शरीर में रहे पौधे के, बाकी जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाए, यानी उसका निस्तारण हो जाए। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधे के शरीर के बाहर निकलता रहता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन व रसारोहण। ये पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न कर जल व खनिजों के रसारोहण अर्थात पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने में सहायक होता है। यानी कि इससे क्या होगा, जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल जो है एक जगह से दूसरी ओर पहुंचेगा और रसारोहण द्वारा जो है ऊपर की ओर चढ़ेगा। नेक्स्ट है ताप का नियमन करता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण बच्चों पौधे जो हैं वो झुलसते नहीं हैं, बचे रहते हैं झुलसने से, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती रहती है। खनिज लवणों की प्राप्ति। अब वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा कि पौधों द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होगा उतना ही अधिक खनिज लवण उनमें घुलकर पौधों के शरीर में पहुंचते रहते हैं। तो ये जो हैं आपके वाष्पोत्सर्जन के महत्व थे। तो यहाँ पर बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा के लिए।